और देखिए जानकारी आपको दे दे, स्वायत्त शासन भवन में निकाय चुनाव की लॉटरी सुनेगा, क्या कह रहे हैं रवि जैन। अब देखिए जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले हमने आपको सुनाया कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित जो अधिकारी मौजूद उन्होंने क्या कहा, लेकिन अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में वो जानकारी भी, क्योंकि इससे जुड़े जो भी अपडेट हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महापौर, सभापति और अध्यक्ष की कैटेगरी वाइज सीट तय। अजमेर संभाग की देवली पिपलू एससी के लिए आरक्षित, एससी महिला के लिए कठूमर, भांडारेज, बस्सी और बड़ौदा मेव आरक्षित। जोधपुर संभाग में मथानिया, धौरीमन्ना, बाप नगर पालिका की आरक्षित। और इससे पूर्व में हमारे सहयोगी ने जानकारी भी दी इसे लेकर के, क्योंकि कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी के लिए आरक्षित कितनी, इसके बाद इंतजार है 17 अगस्त का, क्योंकि वो तारीख भी सामने आई। कहा जा रहा था कि आगे ब्लॉक को लेकर के भी एक सूची आएगी, फिर सूची जिला प्रमुखों को लेकर के भी है। अभी फिलहाल बात महापौर की, अध्यक्ष की और सभापति से जुड़ी लॉटरी लिस्ट की हो रही है। स्वायत्त शासन भवन में निकाय चुनाव की लॉटरी निकाली। अब तैयारियां देखिए तेज हो रही हैं। एक तरफ पार्टियां रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ जो इससे जुड़े कामकाज हैं, विधायी कार्य हैं, वो भी संपन्न हो रहे हैं। काम ऑलरेडी चल रहे हैं, जिन कामों का टेंडर हो चुका है, जिन कामों में वर्क ऑर्डर जारी हो गया है और काम शुरू हो गया है, वो काम चलते रहेंगे। लेकिन कोई भी नया टेंडर हम जारी नहीं कर पाएंगे, कोई भी हम नए। तो देखिए आपने सुना क्या कहा आईएएस रवि जैन की ओर से इसे लेकर के। अब कहा जा रहा है कि जो तैयारियां हैं वो भी पूरी की जा रही हैं। दूसरी तरफ स्वायत्त शासन भवन में निकाय चुनाव की लॉटरी निकाली गई और हमारे सहयोगी ने इसमें अपडेट भी दिया था कि जो फिलहाल लॉटरी है, वो जो सूची की बात हो रही थी कैटेगरी वाइज, वो संपन्न हुआ है। किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूरा किया गया है और कितने निकायों की लॉटरी निकाली गई? राजस्थान के 309 अर्बन लोकल बॉडीज के सभापति, मेयर्स और अध्यक्षों की आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई थी। इन 309 नगर निकायों में से 50 में एससी वर्ग की, 11 में एसटी वर्ग की और 60 में ओबीसी वर्ग की लॉटरी निकली। उस लॉटरी के साथ ही उसी वर्ग में महिलाओं की भी 1/3 सीट्स की लॉटरी आज निकाली गई। पूरे पारदर्शी तरीके से इस लॉटरी के प्रोग्राम को संपन्न किया गया। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हीं से पर्चियां निकलवाकर सभी प्रमुख राजनीतिक दल के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि थे उनके सामने इस लॉटरी को संचालित किया गया। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है और इस लॉटरी के जो भी रिजल्ट्स रहे हैं, जो भी सीटें गई हैं, उनको अगले 1 घंटे में हम प्रकाशित कर देंगे और सबको बता देंगे। और ये जो प्रक्रिया हो गई है, इसके बाद में सभी 309 यूएलबीज में ये स्थिति साफ हो गई है कि किस सीट पर कौन प्रत्याशी, किस वर्ग का प्रत्याशी, महिला या पुरुष प्रत्याशी, ये सभी आज क्लियर हो गया है। सर, इसमें पिछली बार का देखा गया है, सर थोड़ा बता दें जो आगे प्रोसेस रहेगी पार्षदों से लेकर जो आगे 18 तारीख 17 तारीख को 17 अगस्त को कलेक्टर्स के लेवल पर वार्ड पार्षदों की लॉटरी निकलेगी और उस लॉटरी को निकलने के बाद हम अपना जो पूरा डेटा है आरक्षण का, मेयर्स का और अध्यक्ष का और पार्षदों का, ये सब हम राज्य चुनाव आयोग को दे देंगे और उसके बाद में राज्य चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर देगा और चुनाव की घोषणा होने के साथ ही पूरे शहरी क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो जाएगी। सर, आचार संहिता में मतलब किस तरह का काम, पट्टे वगैरह जारी करने का या शहरी सेवा शिविर किस तरह के प्रभावित होंगे? आचार संहिता से पूर्व में जो अभी शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं वो सब अब आचार संहिता लगते ही उसके बाद में शिविर समाप्त हो जाएंगे और जो एक जनरल काम है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन कोई बड़े काम या कैंप वाइज काम या इस तरह से नहीं हो पाएंगे। प्रकरण में चाहे वो पट्टा हो, छूट नहीं मिलेगी, लेकिन नॉर्मली चलता रहेगा। छूट नहीं मिलेगी, इन जनरल प्रकरण चलता रहेगा और एन मास शिविर लगाकर या एक साथ बहुत बड़ी योजनाओं का लाभ है वो कभी भी नहीं दिया जा पाएगा। जो काम ऑलरेडी चल रहे हैं, जिन कामों का टेंडर हो चुका है, जिन कामों में वर्क ऑर्डर जारी हो गया है और काम शुरू हो गया है, वो काम चलते रहेंगे।
लेकिन कोई भी नया टेंडर हम जारी नहीं कर पाएंगे, कोई भी हम नए काम की घोषणा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर आचार संहिता के नाम पर कई निकाय काम काज पूरी तरह से बंद कर देते हैं, तो क्या डीएलबी की ओर से या एलएसजी की तरफ से कोई निर्देश जारी होंगे? जो भी नियमानुसार होगा हम उनको दिशा निर्देश जारी कर देंगे। थैंक यू। यूडीएच शासन सचिव रवि जैन को, जिन्होंने कहा आगे की तैयारियों को लेकर की भी बात की और कहा कि जो भी निर्देश होगा उसे अनुरूप आगे भी ऐसी जो तैयारियां हैं उन्हें और पुख्ता किए जाने की बात की गई और निर्देश अनुरूप ही, क्योंकि सवाल जब किया गया कि आगे की क्या तैयारी है और जो आज कैटेगरी वाइज सूची निकाली गई है उस पर भी उन्होंने बात की। देखिए, बता दें आपको कि अब इंतज़ार है तो चुनावों का, लेकिन इससे पहले जो अब तैयारियां हैं वो एक तरफ हैं, दूसरी तरफ तैयारी विधायी कार्यों को लेकर के भी, क्योंकि कैसे लॉटरी निकाली जा रही है कैटेगरी वाइज, ये भी तैयारियों का एक अहम हिस्सा है। बता दें आपको कि स्वायत्त शासन भवन में निकाय चुनाव की लॉटरी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित अधिकारी मौजूद रहे। सभी 309 निकायों के प्रमुखों की लॉटरी निकाली गई। महापौर, सभापति और अध्यक्ष की कैटेगरी वाइज सीट तय की गई। अजमेर संभाग की देवली, पिपलू एससी के लिए आरक्षित, एससी महिला के लिए कठूमर, भांडारेज, बस्सी और बड़ौदा में आरक्षित। जोधपुर संभाग में मथानिया, धौरी मन्ना, बाप नगर पालिका की आरक्षित। और बड़ी जानकारी आपको इसको लेकर दे रही हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 309 कुल बताएं कि इसमें जो आरक्षित सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज अब बता दी गई हैं। 309 निकायों के प्रमुखों की लॉटरी। और देखिए, 6 साल 10 माह बाद जब अब निकाय और पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले ये लॉटरी निकाली गई है। चलिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं, अभी जो स्वायत्त शासन भवन में जो आयोजन था लॉटरी से जुड़ा, आपने बताया, अपडेट दिया कि संपन्न हो गया। अब संपन्न के बाद जो लॉटरी निकाली गई उसे विस्तार से लेकर कैटेगरी वाइज क्या तैयारी थी और फिर आगे की तैयारी को लेकर क्या कहा गया सभी की ओर से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा लॉटरी की प्रक्रिया बताता हूं कि किस तरह से यहां पर लॉटरी निकाली गई, लॉटरी का आखिर गणित क्या रहा, किस तरह से लॉटरी निकाली जाती है। लोगों के बीच में ये रुचि का विषय है कि किस तरह से आखिर लॉटरी निकाली जाती है। तो लॉटरी की शुरुआत सबसे पहले अनुसूचित जाति वर्ग से की गई। इस लॉटरी, ये जो लॉटरी निकाली गई, इसको लॉटरी ना कह के इसको हम कह सकते हैं कि आबादी के अनुसार निकायों को आरक्षित किया गया। वो इस तरह से किया गया कि पहले तो जो वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े लिए गए और वर्ष 2011 को एक पैमाना मानते हुए तय किया गया कि वर्ष 2011 के बाद जितने निकाय चुनाव हुए हैं और जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए जा चुके निकाय, उन निकाय के नामों को हटा दिया गया। बाद में 309 में से उनको हटा दिया गया। बाद में जो शेष निकाय बचे उनको 2011 की जनगणना के मुताबिक डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया। तो उसमें जो अनुसूचित जाति के लिए जिन 50 निकायों का आरक्षण किया जाना था, तो उसमें जो टॉप 50 आबादी के लिहाज से वर्ष 2011 की जनगणना में आबादी के लिहाज से जो सबसे टॉप 50 निकाय थे उनको एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया। अब इसी में फिर ये जो एससी की जो आरक्षित हो गए निकाय, इनको संभागवार डाला गया और संभागवार जो 1/3 आरक्षण है महिला का, वो महिला का आरक्षण दिया गया। तो इस तरह से अनुसूचित जाति वर्ग की लॉटरी निकाली गई। आगे अनुसूचित जनजाति के लिए 11 निकायों का आरक्षण किया जाना था। तो इसके लिए वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक जितने भी निकाय थे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आबादी के अनुसार जमाया गया। लेकिन इसमें भी वही किया गया कि वर्ष 2011 के बाद जितने निकाय चुनाव हुए थे उनमें जो अनुसूचित जनजाति के लिए निकाय आरक्षित हो गए थे उनको हटा लिया गया और बाकी को आबादी के डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया गया। और उनमें से जो टॉप 11 सबसे अधिक आबादी वाले जो निकाय थे
उनका आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया। इन 11 निकायों को संभागवार डाला गया और उसके बाद 1/3 महिला आरक्षण के हिसाब से महिलाओं का अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षण किया गया। इसके बाद नंबर आया ओबीसी का। ओबीसी वर्ग के आयोग के लिए जो मौजूदा सरकार की ओर से गठित जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी सिफारिशों को आधार माना गया। इसमें यह तय किया गया, आयोग ने यह तय कर दिया था कि किस संभाग में कौन से कितने निकाय रखे जाएंगे। तो इसके लिए जो निकाय लिए गए उनमें जो पहले से आरक्षित हो चुके थे और जो वर्ष 2011 के बाद के चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित थे उनको हटाया गया और उसके बाद जो शेष निकाय रखे गए उनमें संभागवार लॉटरी निकाली गई। मसलन जैसे जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में एक आंकड़ा फिक्स किया गया। उस आंकड़े के हिसाब से जो संभागवार जितने भी निकाय थे पहले उन निकायों के नाम एक जार में डाले गए। यहाँ पर 2 बालक, एक बालक और एक बालिका थे। एक बालक का नाम शिवांश और बालिका का नाम आराध्या। इनके हाथों से, इन नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों से उस जार में से लॉटरी निकाली गई। तो ओबीसी के लिए पहले संभागवार सारे निकायों की पर्चियां उस जार में डाली गई, फिर संभागवार महिला फिर उसमें जो ओबीसी आयोग ने जो संख्या निर्धारित की थी उसके हिसाब से कुल आवासी के लिए कुल ओबीसी वर्ग के लिए कुल आरक्षित निकाय निकाले गए और जो आरक्षित निकाय ओबीसी के लिए हो गए थे उनमें से 1/3 महिला के लिए निकाले गए। तो इस तरह से चीजें की गई। इसी तरह अगर हम अनारक्षित वर्ग की बात करें जिसे सामान्य वर्ग भी कहा जाता है या जिसे ओपन टू ऑल भी कहा जाता है, जो शेष बचे निकाय थे उनमें महिला आरक्षण की लॉटरी निकालने के से पहले जो सामान्य महिला पहले से आरक्षित थी उन निकायों के नाम को हटाया गया। इसी तरह जो पहले ओबीसी महिला आरक्षित निकाय थे उनको इसमें सम्मिलित किया गया और उसके बाद महिला आरक्षण सामान्य वर्ग या अनारक्षित महिला वर्ग की लॉटरी निकाली गई। तो इस तरह से पूरी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया गया और जो SC ST के लिए बाकायदा आबादी के हिसाब से निकाय आरक्षित किए गए, वहीं ओबीसी के लिए पर्ची से लॉटरी निकाली गई। और इन सभी वर्गों में चाहे वो SC हो, ST हो, ओबीसी हो या अनारक्षित हो, सब में महिलाओं की जो लॉटरी है वो पर्ची से निकाली गई। और जो आंकड़े सामने आए, जो लॉटरी निकल के आई है, तो उसमें अगर हम सबसे पहले नगर निगमों की बात करें तो कोटा नगर निगम में ओबीसी महिला, जयपुर नगर निगम में अनारक्षित जयपुर नगर निगम अनारक्षित, जोधपुर नगर निगम में ओपन टू ऑल वही अनारक्षित, उदयपुर नगर निगम में अनारक्षित वर्ग, अजमेर नगर निगम में अनारक्षित महिला, भरतपुर नगर निगम में अनारक्षित महिला, पाली नगर निगम में अनारक्षित महिला, अलवर नगर निगम में अनारक्षित महिला, भीलवाड़ा नगर निगम में अनारक्षित महिला, बीकानेर नगर निगम में अनारक्षित, मतलब सामान्य या ओपन टू ऑल रखा गया। इसी तरह आगे उदयपुर संभाग की अगर हम बात करें तो उदयपुर संभाग में निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बेंगू, फतेहनगर, सवाड़, भीम, कपासन ये अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए, जबकि सलूंबर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापपुर, घड़ी और चित्तौड़गढ़ अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह अगर हम जयपुर संभाग की बात करें तो शिखा, अलवर, नारायणपुर, सिंघाना, कोट कासिम, सीकर, सुल्ताना, बगरू, नवलगढ़, बिसाऊ, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, मंडरेला, बड़ौद, लक्ष्मणगढ़, अलवर, खेजरोली, पावटा, प्रागपुरा, गोविंदगढ़, रामबास और थाना गाजी अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह किशनगढ़, बास, लक्ष्मणगढ़, सीकर, तिजारा, फुलेरा, चाकसू, नीम का थाना, सूरजगढ़, बहरोड़, शाहपुरा, जयपुर, राजधानी जयपुर, उदयपुर वाटी, लालसोट, फतेहपुर शेखावटी, लोसल, रामगढ़ शेखावटी, मुकुंदगढ़, महुआ, सांभर, नारायणा, चोमू, काला डेरा, खेड़ा, बांसुर, कोटपुतली, पिलानी, जाखल, बसवा ये अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। मतलब इन निकायों में किसी भी वर्ग का पुरुष या महिला इसमें निकाय प्रमुख बन सकते हैं। इसी तरह जोधपुर संभाग की बात करें शिकाहम तो जोधपुर संभाग में पाली, सिरोही, पिपाड़ शहर, बाली और आबू रोड अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह जालोर, माउंट आबू, सांचौर, शिवगंज, सादड़ी, बाड़मेर, चौटन, सोजत सिटी, फलौदी, सुमेरपुर, जैसलमेर, पिंडवाड़ा, भीनमाल और जोधपुर अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। कोटा संभाग की हम बात करें शिखा तो इंदरगढ़, कापरेन, बारा, छबड़ा, इटावा, खानपुर अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए, जबकि सांगोद, नैनवा, बूंदी, लाखेरी, रामगंज मंडी,
झालारा पाटन, भवानी मंडी, मनोहर थाना, सीसवाली, केशवराय पाटन और बांगरोल अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। आगे हम बीकानेर संभाग का लॉटरी का रिजल्ट बताते हैं। तो बीकानेर संभाग में बीदासर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, रतननगर, संगरिया, सादुल शहर, हनुमानगढ़ और छापर अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह श्रीकरणपुर, राजलदेसर, रायसिंह नगर, गतसिंहपुर, देशनोक, पीलीबंगा, श्री विजयनगर, चूरू, रतनगढ़, श्री डूंगरगढ़, श्री गंगानगर, पदमपुर, रावतसर, नोहर, तारानगर, भादरा और बीकानेर शहर अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। भरतपुर संभाग की बात करें तो बयाना, हिंडौन सिटी, सीकरी, वैर, भरतपुर अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह कुम्हेर, पहाड़ी, भूसावर, धौलपुर, कामा, करौली, बाड़ी और नदबई अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग में 28 निकाय अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। इनमें से महिला के लिए 11 निकायों की लॉटरी निकाली गई। इनमें गंगापुर, भीलवाड़ा, सावर, विजयनगर, ब्यावर, बिजोलिया, अजमेर, भीलवाड़ा, लांबा हरि सिंह, जहाजपुर, मेड़ता सिटी, मांडलगढ़ और गुलाबपुर अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह अजमेर संभाग में ही बनेड़ा, केकड़ी, आसिंद, मसूदा, कुचामन सिटी, ब्यावर, मालपुरा, किशनगढ़, डिग्गी, रायपुर, कुचेरा, परबतसर, शाहपुरा, मकराना, नसीराबाद, मुंडवा, उनियारा, टोंक और डेगाना अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। अब जो आगे आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए, इसके अलावा जो आगे हम बात करें उदयपुर संभाग की, उदयपुर संभाग में हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो उदयपुर संभाग में ओबीसी वर्ग के लिए सागवाड़ा, देवगढ़, दरियावद, कानोड़ और कुशलगढ़ ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। इनमें से सागवाड़ा और देवगढ़ ओबीसी महिला के लिए आरक्षित किए गए। शेष आगे जो है अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। इसी तरह जयपुर संभाग की हम बात करें तो इस संभाग में 19 निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए। अजीतगढ़, विराटनगर, विद्याविहार, मलसीसर, निमराना, बहादुरपुर, बांदीकुई, भिवाड़ी, श्रीमाधोपुर, खेतड़ी, राजगढ़, चिड़ावा, दौसा, खाटू श्यामजी, पलसाना, दाता, रामगढ़, मुंडावर, ढूंढलोद ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए। तो इस तरह से लॉटरी जो है संभागवार निकाली गई और करीब 10:30 बजे, सही 10:30 बजे लॉटरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और करीब 1 बजे तक ये लॉटरी की प्रक्रिया चली। करीब 2.5 घंटे ये पूरी प्रक्रिया चली। रवि जैन की स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन की अध्यक्षता में प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीएम का प्रोग्राम था वहाँ से फ्री होकर फिर वो यहाँ आ गए। फिर उन्होंने भी लॉटरी में जो परिणाम आए उनका अनाउंसमेंट किया और ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि 17 तारीख को ये कंफर्म है कि 17 तारीख को जो है वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी सभी जिलों में और उसके बाद 19 तक ये सारे आंकड़े लॉटरी के जो परिणाम है ये सारे आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिए जाएंगे और ये माना जा रहा है कि 19 तारीख तक जो है प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आचार संहिता 19 तारीख को लग जाएगी और स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन ने उनसे आचार संहिता को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी जो शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं जो कि 31 अगस्त तक चलाए गए थे तो वो शहरी सेवा शिविर में जो तमाम छूटें दी जा रही हैं लोगों को, चाहे वो पट्टा लेने की हो, चाहे वो नाम हस्तांतरण का हो, चाहे उपविभाजन के हो या भवन निर्माण अनुमति का शुल्क हो, उनमें जो तमाम तरह की छूटें दी गई थी वो छूटें नहीं दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आचार संहिता के दौरान जो छूट के अलावा जो सामान्य शुल्क है उस पर ये सभी काम जारी रहेंगे। मतलब जो निकाय है वो ये बहाना नहीं बना सकते आमजन के आगे कि आचार संहिता लगी हुई है, हम पट्टा जारी नहीं कर सकते, हम नाम हस्तांतरण नहीं कर सकते या अन्य आमजन से जुड़ा काम नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सभी निकायों को आदेश जारी किए जाएंगे और उनको स्पष्ट किया जाएगा कि आचार संहिता की आड़ में कोई भी काम प्रभावित ना करें, आमजन के कामों को रोके नहीं और उस आदेश में स्पेसिफिक किया जाएगा कि बिना छूट के जो भी रूटीन के काम है, जो भी आमजन के प्रकरणों के निस्तारण के काम है वो किए जाए। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रदेश में निकाय चुनाव की। आज निकाय प्रमुख को 309 निकाय, क्योंकि बजट में राज्य सरकार की ओर से बाकायदा घोषणा की गई थी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तर्ज पर हम चुनाव कराएंगे और यही कारण है कि 309 निकायों की एक साथ लॉटरी निकाली गई। इसमें SC, ST, SC के 50, SC के 50, ST के 11, OBC के 60
और शेष अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित किए गए। जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो आरक्षित वर्गों की बात करें तो उसमें ओबीसी की सबसे ज्यादा 60 निकाय आरक्षित किए गए हैं। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया आज यहाँ की गई। अब जल्द ही वार्डों के 17 अगस्त को जो प्रदेश भर के जो जिला कलेक्ट्रेट है वहां पर उन जिले के निकायों के वार्डों की लॉटरी निकाली जाएगी। इसी तरह आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद 19 तारीख तक 18 या 19 तक आंकड़े जो है राज्य निर्वाचन आयोग को जो रिजल्ट है लॉटरी का वो सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद संभवतः यही है कि 19 अगस्त को प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और जो कार्यक्रम हाईकोर्ट में पेश किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान का और मतगणना का, उसके मुताबिक ये पूरा कार्यक्रम अंजाम दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और आपका बहुत धन्यवाद अभिषेक जी विस्तार से बताने के लिए। आपने कहा 2.5 घंटे तक चला और पूरा विश्लेषण आपने किया। बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए।